प्रणाम, जय सिया राम। धर्म संस्कृति के इस विशाल मंच पर आप सभी का मेरे कार्यक्रम साक्षात्कार में स्वागत है। मैं करतार सिंह बघेल और मेरे साथ में आज मौजूद हैं राजेंद्र पाल एडवोकेट, जो ब्रज क्षेत्र कानूनी एवं विधिक विषय विभाग के संयोजक हैं। और मेरे साथ में आज एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कैसे हो सके और एक तरह से युवाओं को देश की उन्नति में, प्रगति में क्या भूमिका युवाओं की हो सकती है, इस विषय पर हम आपसे चर्चा करेंगे। राजेंद्र जी, आपका स्वागत है सर्वप्रथम। धन्यवाद। मेरा सबसे पहले आपसे सवाल ये है कि जो हम एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, कैसे संभव है स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण, कैसे विश्लेषण करना चाहेंगे? किसी भी राष्ट्र का प्राण जो होता है वो युवा वर्ग होता है, और युवा वर्ग जब तक स्वस्थ नहीं होगा तब तक हम एक स्वस्थ राष्ट्र को, राष्ट्र के निर्माण में महती योग्यता, उसकी उपयोगिता को, जब तक वो स्वस्थ नहीं होगा तब तक उसका उपयोग हम कर नहीं सकते। अच्छा स्वास्थ्य ही हर काम में पहला ये कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया। जब तक युवा स्वस्थ नहीं है तब तक राष्ट्र किसी भी कीमत पर स्वस्थ हो नहीं सकता। हाँ, राष्ट्रवाद की अगर बात करें तो किस हिसाब से राष्ट्रवाद की व्याख्या अपने शब्दों में करना चाहेंगे? क्योंकि राष्ट्रवाद जो है बृहद शब्द है और हर व्यक्ति के मायने अलग होते हैं, विचार अलग होते हैं। अगर मैं एडवोकेट राजेंद्र पाल जी से पूछता हूं कि राष्ट्रवाद क्या है तो किस तरीके से विश्लेषण करेंगे? देखिए, पहले राष्ट्रवाद से पहले मैं राष्ट्र की आपको डेफिनेशंस बता दूं। बाकी कंट्रियों में ये रहता है, बाकी देशों में राष्ट्र एक भूमि के टुकड़े को, जिसकी एक सीमा है और कुछ लोग जहाँ रहते हैं और उसके कानून को मानने वाले लोग रहते हैं, उसको राष्ट्र के रूप में वो लोग मानते हैं। उसकी एक मान्यता होती है और उसके द्वारा संचालित होती है, पार्लियामेंट के द्वारा जो लोग कानून बनाए जाते हैं उसके द्वारा होता है। लेकिन भारतवर्ष एक राष्ट्र के रूप में पुरातन काल से एक जीवित व्यक्ति के रूप में माना गया है। हम राष्ट्र को इसलिए पूजते हैं, राष्ट्र को इसलिए मानते हैं क्योंकि पूरा राष्ट्र जब तक हम उससे जुड़ेंगे नहीं, उससे अपना जुड़ाव महसूस नहीं करेंगे, हमारा कल्चरल रूप से जब तक हम एक नहीं होंगे, वहाँ के रहने वाले नागरिकों में राष्ट्र के प्रति जब तक श्रद्धा भाव डेवलप नहीं होगा तो तब तक राष्ट्रवादी कल्पना की नहीं जा सकती। और राष्ट्रवाद के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि राष्ट्र के उनको अंदर पहली राष्ट्र के प्रति जो भावना जगे, ये मान के चले कि ये देश मेरा है, ये खाली भूमि का टुकड़ा न हो करके मेरी मातृभूमि है ना। और तब ही हम वो भावना डेवलप होगी राष्ट्र के निर्माण में। जो भावना डेवलप होगी उससे राष्ट्रवाद प्रबल होगा और राष्ट्रवाद की भावना जग पाएगी। सही कहा। स्वस्थ राष्ट्र निर्माण के लिए समाज, संगठन और सरकार आपस में किस तरह से सामंजस्य इन तीनों का होना चाहिए? स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण तभी मुझे लगता है संभव हो सकता है। किस तरह से आप इसको डिफाइन करना चाहेंगे? एक राष्ट्र में, एक राष्ट्र के उत्थान के लिए युवाओं का और हर व्यक्ति का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। और इसलिए हर परिवार में, हर नागरिक में स्वास्थ्य के प्रति सचेत होने की बहुत महती आवश्यकता है। आजकल का जो वर्तमान काल चल रहा है या वर्तमान में जो जीवन शैली हमारी परिवर्तित हुई है, उसके कारण ये बड़ा कठिन सा होता जा रहा है कि लोग अच्छी मात्रा में स्वस्थ रहें। क्योंकि वो पहले बड़े लोग जो हुआ करते थे रात के 12-12, 1-1 बजे तक जगा करते थे और सुबह लेट आवर्स में जगते थे। लेकिन अब हर आदमी बड़ा हो गया है, जीवन शैली उस प्रकार की है, देर रात पार्टियों में जाना, क्लबों में जाना और सुबह देर से उठना। जब तक आप अपनी नियमित जीवन शैली को करेंगे नहीं, जीवन शैली आपकी जब तक नियमित नहीं होगी, आप स्वस्थ रह नहीं सकते। और जब तक स्वस्थ नहीं होंगे तब तक राष्ट्र निर्माण में आपकी योगदान आपका हो नहीं सकता। सरकार समय समय पर जागरूक करती है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। उसका एक सरकार को बेनिफिट ये होगा
कि सरकार का जो मेडिकल और मेडिसिन पर और मेडिकल कॉलेज खुलवाने में और बीमारी पर जो बहुतेरी डायबिटिक बहुतेरी बीमारियाँ ऐसी हैं जो लोग नई उम्र में उन बीमारियों को पाल लेती हैं, जैसे बीपी की बीमारी है, डायबिटिक की बीमारी है, थायराइड है। ये अनियमित दिनचर्या और अनियमित खान पान के दुष्परिणाम के कारण ये सारी समस्याएं हैं। इसलिए हर व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा, समाज को जागरूक होना पड़ेगा और इसके लिए अलग अलग मिशन चलाए जाए। जैसा जो जो एनजीओ हैं, जो 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 सोशल संस्था हैं, वो चलाती भी हैं इस टाइप का, योग की क्लासेस चलाती हैं और व्यायाम की क्लासेस चलाती हैं। उनके चलने से ये होगा कि लोग स्वस्थ होंगे और जब व्यक्ति समाज की प्रथम इकाई और समाज राष्ट्र की इकाई है, व्यक्ति अगर स्वस्थ होगा उसका परिवार स्वस्थ होगा, परिवार स्वस्थ होगा तो समाज स्वस्थ होगा और समाज स्वस्थ होगा तो राष्ट्र स्वस्थ होगा और जब राष्ट्र स्वस्थ होगा तो फिर सरकार का जो खर्चा है मेडिकल पर और बहुत सी बीमारियों पर, उन बीमारियों में सरकार का अरबों रुपए का जो इम्पोर्ट दवाइयाँ होती हैं बाहर से उनका होता है, आयात होता है, वो हमारी बचत होगी और उन युवाओं का जो स्वस्थ युवा हैं उनका स्वस्थ नागरिकों का समाज के राष्ट्र के उत्थान में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि बचपन से ही आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं और अभी जो पिछले दौर की बात करें, जो शुरुआत की बात करें आपकी की, और अब वर्तमान जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, तो कितना फ़र्क उसकी जीवन शैली में, उसके कार्यों में, उसके संस्कारों में देखते हैं? क्योंकि अब आधुनिक दौर चल रहा है, कंप्यूटरीकृत दौर चल रहा है, लोग कहीं ना कहीं काफ़ी एक्टिव भी दिखाई देते हैं। तो कैसे देखते हैं पहले के और अब के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूरे संगठन को? पहले समय में बड़ा दुरूह कार्य था संघ कार्य, बड़े निष्ठावान लोग हुआ करते थे और इतने निष्ठावान, चूँकि जनसंख्या कम थी, इसके अलावा लोगों के पास समय भी था और कुछ लोग हुआ करते, उन्हें ढेर सारे विरोधों का सामना करना पड़ता था और लोगों को, संघ के जो लोग हुआ करते थे उनको भी ज़्यादा अच्छी दृष्टि से देखा नहीं जाता था। क्योंकि कोई भी संगठन चलता है तो व्यक्ति चलाते हैं और सामने वाला जो प्रभावित होता है वो व्यक्ति के आचरण से प्रभावित होकर के तब उसके साथ जुड़ता है। तो जो पुराने समय में लोगों ने जो अपने नैतिक जीवन मूल्यों को ऊंचे स्थान पर रखा और अनुशासन के साथ में समाज हित में सारे काम किए, इस कारण लोगों में धीरे धीरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और लोग जुड़ते गए, है ना। उसी के कारण आज हम इस स्टेज पर पहुँचे। हालांकि आज के समय में जो युवा है वो काफ़ी व्यस्त है, हर एक के हाथ में लैपटॉप है, मोबाइल है, लेकिन उसके बावजूद भी वो संघ से इतना प्रभावित है कि वो काम कर रहा है और इतने आयाम, संघ ने इतने आयाम खोले हैं, इतनी एक्टिविटीज़ उसकी चल रही है। छात्रों में विद्यार्थी परिषद का काम चल रहा है, किसानों में किसान संघ का काम चल रहा है, मजदूरों में मजदूर संघ का काम चल रहा है, विद्यार्थियों में विद्यार्थी परिषद का काम चल रहा है और जो जोशीले लोग हैं उनमें बजरंग दल का काम चल रहा है। हर आदमी को संघ ने इतना काम खड़ा कर दिया है, इतना काम खड़ा कर दिया कि हर व्यक्ति जिस स्वभाव का है, जिस क्षेत्र में वो काम करना चाहता है उसमें उन्होंने उनको खुली छूट दी है। राष्ट्र निर्माण में भी वो काफ़ी सहायक बन रहा है राष्ट्र, और इसके कारण वो राष्ट्र निर्माण में उसका बहुत बड़ा योगदान होता जा रहा है, सकारात्मक। एक सवाल और भी है मेरे पास कि अगर वर्तमान युग को देख रहे हैं आप, वर्तमान समय को देख रहे हैं, तो भारत कहाँ ठहरने वाला है इस तरह से जिस तेज़ी से बढ़ रहा है। लोग हालांकि तरह तरह की बात करते हैं, विचारधारा अलग हो सकती है लोगों की, क्योंकि हमारा देश जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था से बंधा हुआ है, तो यहाँ विचारों का आदान प्रदान होता रहता है। लेकिन समय के साथ एक तरह से गति भी मिली है देश को,
हर क्षेत्र में। आगे कैसा देखते हैं भविष्य? एक समय वो था, ये मैं जिस समय 80-81 में स्वयंसेवक बना, उस समय जो पुराने लोग थे, जो हमारे मार्गदर्शक मंडल में लोग थे, जो हमारा मार्गदर्शन करते थे, हमारी उंगली पकड़ के हमको शाखा ले जाते थे, वो कहते थे कि आगे आने वाली सदी भारत की है, आगे आने वाले समय में ये जो भारत है वो विश्व गुरु बनेगा। हम बड़ा आश्चर्य करते थे कि सब चारों तरफ ये नकारात्मक भावनाएं हैं, नकारात्मक विचार प्रफुल्लित हो रहे हैं, और इनको रौंद करके भारत कैसे विश्व गुरु बन पाएगा, ये बड़ा संशय हमारे मन में हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरता गया, संघ की ग्राह्यता बढ़ती गई, संघ की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती गई, नए लोगों का निर्माण हुआ नए क्षेत्रों में जाकर के, और उन्होंने नए आयाम ईमानदारी के साथ में खड़े किए। और खड़े करने के बाद अब ये लगने लगा है, जो सिनेरियो वर्तमान में चल रहा है, जिस तेज़ी से भारत आगे जा रहा है, उसको देखते हुए लग रहा है कि आने वाली जो सदी है, आने वाला समय, सदी नहीं, आने वाला जो समय है वो भारत का समय है, और भारत ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, और पहुंचने के बाद ये विश्व का मार्गदर्शन करेगा। आपकी सोच अच्छी है, लेकिन सकारात्मक पहलुओं के साथ में एक नकारात्मक पहलू भी चलता है, और नकारात्मक पहलू ये है कि हम धर्म जातियों में बटे हुए हैं। हम कहीं ना कहीं जो हमारा युवा है, जो एक ऊर्जा माना जाता है, देश की रीढ़ माना जाता है, कहते हैं कि कोई भी युवा जिस देश का एक्टिव हो तो वो देश उन्नति करने में ज़्यादा समय नहीं लगाता। लेकिन यहाँ तो युवा भटका हुआ सा नज़र आता है, जातियों में बटा हुआ सा नज़र आता है। तो कैसे देख रहे हैं कि एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण ऐसे संभव है क्या? ये हमारी जो 600-700 साल की गुलामी रही, जातिवाद हमारे यहाँ पहले भी था, लेकिन आपस का सामंजस्य था, अस्पृश्यता हमारे अंदर थी ही नहीं। लेकिन ये लोग आए, उन्होंने हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने का जो क्रम चालू किया, और जितना ब्रिटिश लोग आए उनका आक्रमण दूसरे तरीके का था। वो ये समझ चुके थे। लॉर्ड मैकालो ने भी इससे संबंधित अपना पत्र अपने पिताजी को लिखा था। बोला यहाँ के लोग उच्च जीवन मूल्य को जीने वाले हैं, यहाँ के लोग सच्चरित्र हैं, यहाँ मद्यपान नहीं करते, यहाँ गुरुकुल हैं, और यहाँ 4 आश्रम हैं, है ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास और वानप्रस्थ, और यहाँ का हर व्यक्ति उन 4 आश्रमों का प्राणपण से पालन करने का प्रयास करता है, और स्वस्थ लोग रहते हैं यहाँ पर, उनमें विकृतियाँ नहीं हैं, और व्यसनी नहीं है ऐसे लोग, ऐसा उन्होंने लिखा। और बोला ऐसे समाज को एक लंबे समय तक गुलाम तब तक नहीं बनाया जा सकता जब तक कि उनकी जो पुरातन संस्कृति है उसको नष्ट भ्रष्ट न किया जाए। उन्होंने, लॉर्ड मैकालो ने उसको नष्ट भ्रष्ट करने का पूरा कुछ प्रयास किया, और इन प्रयासों के कारण हमको जातियों में, धर्म में अस्पृश्यता और ये सब इनमें बांटने की कोशिश की। लेकिन अब जो वर्तमान सिनेरियो चल रहा है उसमें लोगों की समझ में आने लगा, और खासकर जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और ये जो व्हाट्सएप वगैरह जो ये सोशल मीडिया जो चला है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। सारी बातें छन छन करके आ रही है, और जो नया युवा है, बहुत अच्छी जनरेशन निकल कर आ रही है, उसकी सोच बड़ी वाइड है, और वो देश काल परिस्थिति के अनुसार सोच रहा है, और अपना दिमाग भी लगा रहा है। वो समझ रहा है कि ये जो छोटी छोटी जब हमें बांटने की जो कोशिश की जा रही है, हम इनमें बंधने वाले नहीं हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं, और राष्ट्र को परम वैभव पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे आपने कहा कि अंग्रेज़ों ने भारत को लूटने का काम किया, तमाम आक्रांताओं ने लूटने का काम किया। अगर पीछे चले जाएं तो 1200 और 1400 साल भारत को संघर्ष करते हुए हो गया। कैसे देखते हैं कि जो भारत है, इतने संघर्ष के बाद भी हम स्टैंड करते हैं, मतलब भारत अपने जो शक्ति है उसको फिर खड़े करने में एक तरह से फिर तैयार हो गया एक तरह से।
तो कैसे देखते हैं भारत की क्षमताओं को कि इतना संघर्ष करने के बाद भी एक तरह से दुरुस्त है? देखिए, कहा गया है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये सनातन धर्म है। और सनातन का मतलब है जो एक लंबे कालखंड से, जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, कब से प्रारंभ हुआ। सनातन का मतलब ये है कि एक लंबे समय से चला आ रहा है। हर रिलीजन का एक समय है, लेकिन हमने देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने को ढाला। जब जब आवश्यकता पड़ी, हमने अपनी रूढ़ियों को हटाया, और हटाने के बाद में नई चेतना को लेकर के, नए विचारों को लेकर के, और नए लोगों से, जो अपने लोगों से प्रेरणा लेकर के हम राष्ट्र के उत्थान में लगे हैं, और राष्ट्र का निर्माण करेंगे भी। देखो, मराठाओं पर कितना अत्याचार हुआ। हारने के बाद फिर खड़े हुए, हारे फिर खड़े हुए, आतताइयों फिर भगाया। राजपूतों ने ये सब किया। तो हम कहीं, पूरा देश कभी भी एक समय के लिए कभी भी गुलाम नहीं रहा। लगातार संघर्ष होते रहे। जहाँ जहाँ हमें आवश्यकता पड़ी, हमने संघर्ष किया, और संघर्ष करके परकियों को हमने पराजित किया है। लेकिन विडंबना ये है कि जो इतिहासकारों ने हमारी विजयी गाथा को तो लिखा ही नहीं। हमारा ये बताया कि यहाँ या फिर मिटा दिया गया। तो ये बात हमारे साथ रही है। महाराणा प्रताप की केवल हल्दी घाटी का युद्ध का वर्णन करते हैं, जबकि उन्होंने 10-12 युद्ध लगातार लड़े और इतना बुरी तरह उनको हराया कि उनका कोई नाम लेवा पानी लेवा पैदा नहीं हुआ था। लेकिन वो केवल महाराणा प्रताप के युद्ध को, केवल हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन करते हैं, उसके उसी का जिक्र ज़्यादा करते ही हैं। और जब वो अनिर्णित युद्ध था, 85,000 की सेना लेकर के राजा मानसिंह पहुंचा था, और केवल 10,000 सेना, 8 या 10,000 के आसपास महाराणा प्रताप की सेना थी, और उन्होंने कितना बुरी तरह उनका कत्लेआम किया था। हालांकि अलग बात है कि उनकी जो सेकंड फ्लीट थी, जो सेकंड उनके सेनानी, दूसरे नंबर की जो लाइन थी योद्धाओं की, वो ख़त्म हो गई महाराणा प्रताप को बचाने में। लेकिन वो अनिर्णित युद्ध था, उसमें महाराणा प्रताप हारे नहीं थे। दूसरी बात, मुसलमानों की बात। मुसलमान कोई बाहर से इतने जो आए हुए हैं, 20-22 करोड़ के आसपास के जो मुसलमान हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो सब विदेशी आए हुए हैं। वो हैं तो हमारे ही लोग ना। आज तक का इतिहास है कि किसी भी हिंदू ने किसी भी अपनी जो आर्यवर्त है उसको छोड़ करके कहीं भी विदेशी राज्य पर आक्रमण नहीं किया, कब्जा भी करने की कोई कोशिश नहीं की। भगवान, पहला उदाहरण है, भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन विजय प्राप्त करने के बाद वहीं के जो रावण का भाई था विभीषण, उसको गद्दी सौंप दी। उसकी 1 इंच जगह तक नहीं ली। हमारे संस्कार हैं, हमारे कल्चर। बिल्कुल। अगला सवाल मेरा आपसे यह है कि अगर बात धर्म, संस्कृति और आध्यात्म सामाजिक पहलुओं की करें, तो इसके प्रचार प्रसार पर किस तरीके से हमें जोर लगाना चाहिए, या फिर निचले तबके तक ज़मीन से जुड़कर किस तरीके से इस पर काम किया जाना चाहिए, और माध्यम क्या हो सकते हैं? देखिए, कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जो अपने लोगों को धर्मच्युत या धर्म की गलत उसकी डेफिनेशन उसके आगे प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप मुझसे कुछ क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने धर्म की बहुत अच्छी एक डेफिनेशन दी है, धर्म क्या है। आप मुझसे कुछ क्वेश्चन सवाल पूछ रहे हैं, मैं उसका जवाब देना मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है। और अध्यात्म की बात ये बताऊं, जब राजस्थान में या कहीं पर भी जब वो फसलें बोते हैं ना, किसान जब फसल बोता है, तो उसकी पत्नी जो उसमें जो बीज डालती है, वो कहती है, वो प्रार्थना करती है कि इसमें हे धरती माता, मुझको अन्न देना, इसमें जो पहला धन होगा, जो अन्न आएगा, मैं पहले अपनी मंदिर को दूंगी, मस्जिद को दूंगी, गुरुद्वारे को दूंगी, जो आएगा उनको दूंगी, चिड़ियों को दूंगी, पशुओं को दूंगी, जो मेरे पालने हैं उनको दूंगी, अतिथि आएगा उसको दूंगी, अपने परिवार का पोषण करूंगी, तत्पश्चात जो बचेगा वो मैं ग्रहण करूंगी। तो हमारे तो भारत भूमि के प्राण में, उसके जीवन में धर्म है। और अध्यात्म की जड़ें इतनी गहरी हैं कि जिसका कोई उसकी मिसाल ही नहीं। अगला सवाल मेरा ये है कि आप अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता के तौर पर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एज एक मेंबर के तौर पर एक देश एक कानून के फेवर में है। अब एक देश का मतलब
एक कानून, ये यहाँ पर जो कहता है कि ऐसे तो सब लोग अपना अपना करेंगे, अपनी अपने अपनी जो परंपराएं हैं सरकार उनको 1% डिस्टर्ब नहीं करनी, लेकिन जो कानून है समान नागरिक संहिता के बारे में मैं कहूँगा कि जब एक राष्ट्र तो कानून भी एक ही होना चाहिए, अलग कानून की इसमें कल्पना भी नहीं की जा सकती। तुष्टीकरण की नीति के कारण और समान नागरिक संहिता वो उन्होंने कभी इसको तूल देने ही नहीं दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब से इसकी स्थापना हुई तब से उसने कहा कि समान नागरिकता, हम अगर सत्ता में आए तो समान नागरिक संहिता को लेकर के आएंगे। और समान नागरिक, एक बीइंग ए एडवोकेट और एक बुद्धिजीवी के नाते मैं कहता भी कि ये समस्त देशवासियों के हित में है कि समान नागरिक संहिता का जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी वो लागू हो और सब उसका पालन करें। अगला सवाल मेरा यह है, थोड़ा सा इसी से मैच करता हुआ है कि हिंदू राष्ट्र की बात हम करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और बनना चाहिए तो क्यों? नहीं, ये हिंदू राष्ट्र तो है ही, लेकिन लोग तो कहने से क्या होता है? आप किसी जज के उस पर जो उसके वहाँ पर जाइए, सत्यमेव जयते लिखा होगा, जितने भी स्लोगन से हमारे सारे के सारे संस्कृत में हैं। हिंदू ने कभी भी किसी भी धर्म को चोट पहुंचाने का प्रयास नहीं किया। लेकिन पहली लोगों की क्या है, लोग तो अलग अलग लोगों की डेफिनेशन है और लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं। पहली मस्जिद जो बनवाई, पहली मस्जिद हमारे हिंदू शासक ने बनवाई केरला में। इजरायलियों को, यहूदियों को जब भगाया गया तो भारत ने शरण दी। ये हमारा इतिहास है। हमने, हमारे तो राणा हम्बीर का सीधा उदाहरण है, जो उसका जो भागा हुआ था, खिजरी से, मोहम्मद खिजरी से का सेनापति जो भागा हुआ था, उसको उन्होंने शरण दी और उसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। और वो कहते थे कि सब जो हमारी शरण में आया हुआ है, जो हमारी शरण में आया हुआ उसके लिए हम कुछ भी कर सकने को तैयार हैं। उन्होंने अपना राज्य तक अपना श्रेष्ठ बलिदान अपना दिया था केवल अपने शरणागत के आगे, और जो उनके आए हुए थे उसको बचाने की खातिर। तो हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। महाराणा प्रताप की सेना में वो अफगान सरदार था ही, तो हमने तो कभी भी हिंदू तो कभी देखता ही नहीं है कि चर्चाएं तो आज टीवी और अखबारों में तमाम साहब देखो, ये आप ही मान रहे हैं तो शायद सब लोगों को क्यों संशय? देखो साहब, ऐसा है कि सबसे बड़ा राजनीतिक जो हुआ था भगवान कृष्ण हुए थे। लोगों ने उनके शासनकाल में भी बहुत टिप्पणियाँ की और उनको भी बहुत मिसगाइड करने की कोशिश की। उनको आज भी लोग उन पर कमेंट करते हैं। भगवान राम का शासन, जिसको हम उदाहरण मानते हैं कि राम राज्य मानते हैं, उसमें भी लोगों ने कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। यहाँ पूजा पद्धति आपकी कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसलमान भी हमारे भाई है, बिना मुसलमानों के हम कल्पना भी नहीं कर सकते हिंदू राष्ट्र की, है? वो अपने ही लोग हैं। अब अभी राष्ट्र की भक्ति सर्वोपरि है या फिर धर्म की, आपके नज़रिए से? धर्मो रक्षते रक्षते, अगर हम अपने धर्म पर अडिग हैं तो राष्ट्र की रक्षा हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। अगर मैं, देखिए, जो बाकी के धर्म हैं मैं अगर क्रिश्चियन हो जाता हूँ, जो दूसरा धर्म को मैं अपना लेता हूँ, तो मेरी जो आस्था है वो गंगा, यमुना, नर्मदा, अमरनाथ या जितने मेरे पूज्य स्थल में, उनमें पूज्य स्थल हैं उसमें न हो करके वेटिकन सिटी से जुड़ जाएगी। और अगर मैं इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेता हूँ तो मेरी आस्था, जो मेरे जितने ज्योतिर्लिंग हैं, जितने पीठ हैं, उन पीठों की अपेक्षा मक्का मदीना में मेरी आस्था जुड़ जाएगी। जब तक ये राष्ट्र जब तक अछूट रहेगा, जब तक हिंदुत्व जिंदा है। और जो हिस्सा, जिस हिस्से में, ये उदाहरण है, जिस देश के जिस हिस्से में हिंदू घटा वो हिस्सा कटा, वहाँ जो विध्वंसकारी शक्तियाँ, विघटनकारी शक्तियाँ हैं, उनका प्रादुर्भाव होना ही होना होता है। इसलिए हिंदुत्व को और राष्ट्र को अलग किया ही नहीं जा सकता। बिल्कुल। एक अगला सवाल और आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा कि अगर फिल्मों की बात करते हैं, फिल्मों में जो हमारे देवी देवताओं को जो अपमानित करने का एक चलन, दौर जो चला, तमाम फिल्में हैं, उनमें कहीं ना कहीं महादेव को भागते हुए और
गणेश जी का अपमान, लक्ष्मी जी का अपमान, इस तरह की तमाम फिल्में हैं और विरोध भी तमाम तरह के हुए। ऐतिहासिक नज़रिए से देखें तो कई फिल्में ऐसी बनी कि हमारे ऐतिहासिक जो महापुरुष हैं, ऐतिहासिक जिन्होंने जो वीरांगनाएं हैं, उनको भी अपमानित करने का काम किया गया। तो कैसे देखते हैं बॉलीवुड और फिल्मों में क्या विचार काम कर रहा है, किस तरह के किस तरह का विचार वहाँ फिल्में बना रहा है? तो वहाँ पर भी एक नेक्सस काम कर रहा है। जो 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 विघटनकारी शक्तियाँ हैं या जिनके पास जो उन्होंने अपने जो पैसे का दुरुपयोग करके वो हिंदुओं की सहिष्णुता पर कुठाराघात कर रहे हैं। ये हिंदू ही है। हिंदू अगर सहिष्णु नहीं होता तो देश में आग लग गई होती। हिंदुओं के ब्लड में सहिष्णुता है। जैसे अभी अभी काली का आया था, काली को सिगरेट पिए तो इसका उतना विरोध हुआ, उससे उनको बैक टू पवेलियन होना पड़ा, है ना। हाँ, तो हिंदुओं की जागरूकता का ही परिणाम है। जो नई जो जनरेशन आ रही है वो काफ़ी जागरूक है और वो इन सब देशभक्ति को समझ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम साक्षात्कार में चर्चा करने के लिए हमें समय देने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ में एडवोकेट राजेंद्र पाल जी मौजूद थे और उन्होंने अपने विचार देश हित में, राष्ट्र हित में अपने विचार व्यक्त किए। आगे भी नए विचारों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक मुझे दीजिए अनुमति। प्रणाम। जय सिया राम।